पिछले वीडियो के अंतर्गत जो आर्थिक सुधार है, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत 1950 से लेकर और 1990 तक जो आर्थिक सुधार करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या प्रयास किए गए, लेकिन कुछ विफलताएं हमारे सामने आई कि एक तो राजस्व घाटा बरकरार था, बना हुआ था, एक जो असंतुलन था वो बना हुआ था, व्यापारिक असंतुलन क्या था, बना हुआ था। कारण था राजकोषीय अनुशासन का अभाव। क्यों? क्योंकि जो बढ़ती कीमतें हैं, जो बढ़ता राजस्व घाटा है, इसको ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो अपने संचालन में कम नहीं कर पाई। ये सबसे बड़ी विकट समस्या सामने आई, जिसका कारण क्या था वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। जिसका कारण था कि सार्वजनिक जो सेक्टर था इनको प्राथमिकता दी गई और निजी सेक्टर में लगा दिए गए प्रतिबंध। निजी में क्या लगा दिए गए? प्रतिबंध। अब सार्वजनिक सेक्टर भी पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सका और सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत देखें तो आपकी प्रतिरक्षा, जो प्रतिरक्षा का सेक्टर है और जो सामाजिक कल्याण का सेक्टर है उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यय सरकार कर रही थी और करना भी था। क्यों करना था? क्योंकि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। देश की जनसंख्या क्या है? लगातार बढ़ रही थी। तो देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, तो इस जनसंख्या के कारण प्रतिरक्षा जो सीमाएं हैं वो सही नहीं थी। देश आजाद हुआ था, कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित था और इस दौरान आपके पाकिस्तान युद्ध, सीमा विवाद और चीन युद्ध, ये जो दो सीमा विवाद थे, इन्होंने देश की कमर को तोड़ दिया था। इस स्थिति में देश क्या करे? तो देश क्या कर रहा था? अपने आर्थिक विकास की रूपरेखा को आगे से आगे बढ़ा रहा था। सार्वजनिक सेक्टर को प्राथमिकता दे रखी थी सरकार ने। अब सार्वजनिक सेक्टर पूरे नहीं कर पा रहा था प्राथमिकता को, निजी क्षेत्रों पे प्रतिबंध था, तो उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। इस स्थिति में हमें खर्चे तो निकालने, व्यय तो करना ही है, उत्पादन हमारे पास हो नहीं रहा। उत्पादन हो रहा है, उसकी गुणवत्ता और लागत बहुत ज्यादा आ रही है, गुणवत्ता बहुत कम है और लागत बहुत ज्यादा आ रही है। इस स्थिति में आपके राजकोषीय अनुशासन था वो बहुत ही असंतुलित था और ये अनुशासन असंतुलित होने से राजस्व घाटा बढ़ता चला गया। अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने ऋण लिया। अब ऋण को क्या कर दिया? अविवेकपूर्ण तरीके से लगा दिया। अविवेकपूर्ण तरीके से लगा दिया। अब सरकार के लगातार ऋण लेने से और जो व्यय करने से, भाई हमारे पास में तो प्रोडक्शन तो है नहीं, आमदनी है नहीं, तो ऋण ले रहे हैं और व्यय कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो राजस्व है इसमें विदेशी मुद्रा की क्या हुई? कमी हुई। विदेशी मुद्रा की क्या हुई? कमी हुई। और एक समय तो ऐसा आया 1990 में कि विदेशी मुद्रा हमारे पास केवल 15 दिन की विदेशी मुद्रा बची। इस स्थिति को काबू में लाने के लिए भारत में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत नए प्रयास किए गए और इन नए प्रयासों में आपकी औद्योगिक नीति 1991 लागू की थी, जो आर्थिक सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी। आर्थिक सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी। कब आई नीति? 24 जुलाई 1991 को। कब आई? 24 जुलाई 1991 को। इस नीति में जो नीति निर्धारित करता थे उसमें प्रधानमंत्री उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव तो क्या थे? प्रधानमंत्री। और वित्त मंत्री थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने आर्थिक सुधार के लिए
एक महत्वपूर्ण नीति जो निर्मित की, और यह नीति है वर्तमान स्तर में भी आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है 1950 से लेकर और वर्तमान तक। इस नीति में क्या क्या सुधार किए गए? तो इस नीति में सुधार के लिए तीन जो क्रियाएं हैं सामने आई। पहली है उदारीकरण, दूसरी है निजीकरण, और तीसरी है आपके वैश्वीकरण। पहली है उदारीकरण, दूसरी है निजीकरण और तीसरी है वैश्वीकरण। LPG। पहली है लिबरलाइजेशन और दूसरी है प्राइवेटाइजेशन और तीसरी है ग्लोबलाइजेशन। ये LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीन नीति आई। अब सबसे पहले हम बात करें उदारीकरण क्या है। तो जो सरकार के नियम और सरकार के जो प्रतिबंध है उनमें क्या देंगे? छूट। ये सरकार के नियम और प्रतिबंधों में छूट देना, ये क्या है? आपके उदारीकरण है। निजीकरण क्या है? जो सार्वजनिक सेक्टर है उसको प्राथमिकता दी जा रही थी, उस अर्थव्यवस्था के सेक्टर में सार्वजनिक सेक्टर की जगह है, सार्वजनिक क्षेत्र की जगह है, निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए, ये क्या है? निजीकरण। तीसरी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था को आपके दूसरे देशों की यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ना। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे व्यापार के माध्यम से। कौन से व्यापार के माध्यम से? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से। सबसे पहले हम देखते हैं निजीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है। उदारीकरण को देखते हैं। तो उदारीकरण जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत देखें कि आर्थिक जो नियम थे किसके द्वारा लागू थे? सरकार के द्वारा लागू आर्थिक जो नियम थे और जो कानून थे, आर्थिक नियम और सरकार द्वारा लागू जो कानून थे, उन नियम और कानूनों में छूट दी जाए। ये मैंने आपको पहले बात कही, जो प्रतिबंध थे उनमें छूट दी जाए। 1990 के पहले ये सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे और सार्वजनिक सेक्टर को प्राथमिकता दी और सभी क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिए गए। निजी सेक्टर में, अब निजी सेक्टर में प्रतिबंध लगा दिए गए तो उत्पादन कैसे होगा? विकास कैसे होगा? आर्थिक जो सुधार कैसे होगा? तो देश का आर्थिक सुधार नहीं हो पाया और देश की स्थिति वैसी की वैसी बनी रही। अब 1991 के बाद ये प्रतिबंध हटे। 1991 के बाद क्या हुए? ये प्रतिबंध हटे। कौन सी नीति से? आपके 1991 की जो औद्योगिक नीति थी, इससे क्या हुआ? ये प्रतिबंध हटे। और इन प्रतिबंधों में हटने के कारण या जो प्रतिबंध लगे हुए थे कौन कौन से सेक्टर में? वित्तीय सेक्टर में ये प्रतिबंध लगे हुए थे, विदेशी विनिमय में ये प्रतिबंध लगे हुए थे, बाहरी जो सेक्टर है उनसे
हम निवेश करें तो ये प्रतिबंध लगे हुए थे, और कई टैक्सेज जो कई कर है वो लगे हुए थे, टैक्स लगे हुए थे, ये टैक्स ये हटे तो देश के सामने एक नई रूपरेखा सामने आई। देश में बाहरी व्यापारिक क्रियाओं को आरंभ कर दिया, बाहर के देशों ने भी हमारे देश से व्यापारिक क्रियाओं को आरंभ कर दिया, जिससे देश में एक नई परिवर्तन क्रिया वैश्वीकरण, हमारी अर्थव्यवस्था का वैश्विक विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने की क्रिया आरंभ हुई। तो 1991 में ये प्रतिबंध हटाए गए वित्तीय क्षेत्र में, विदेशी विनिमय में, बाहरी जो आपके क्षेत्र है उनमें। और इसके कारण बदलाव क्या आया कि 1990 से पहले तो आपकी देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। अब 1991 के बाद ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कन्वर्ट हो गई किसमें, पूंजीवादी में और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। भाई हमारा उद्देश्य लाभ कमाना हो गया। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे ये बदली, सरकारी बाधाएं हटी, जैसी सरकारी बाधाएं हटी, इस सरकारी बाधाओं के हटने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदारीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, उदारीकरण। और व्यापारिक क्रियाओं में फलस्वरूप क्या हुई, वृद्धि हुई, व्यापारिक क्रियाओं में वृद्धि हुई। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था होने के कारण, पूंजीवादी व्यवस्था होने के कारण भारत जो है वो अपने स्वदेशी मौलिक, जो स्वदेशी मौलिक रूप से जो सांस्कृतिक स्वरूप था उसमें पुनः आने की क्रिया के क्षेत्र में वो असंभव प्रतीत कर रहा था कि पूंजीवादी में तो क्या वो आगे निकल गया, अब मौलिक और स्वदेशी क्रियाओं को वो पीछे छोड़ चुका था, क्योंकि भारत ने अपने वैश्वीकरण में, वैश्वीकरण की क्रिया में या विश्व व्यापार क्षेत्र में अपना कदम रख दिया और भारत धीरे धीरे इकोनॉमिक सेक्टर में ऊपर उठने लगा। अब इसका फायदा किसने उठाया कि जो मौलिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जो है वो प्राप्त करने में भारत असंभव हो महसूस कर रहा था, तो असमर्थ महसूस कर रहा था। इसका फायदा किसने उठाया, इसका फायदा उठाया विदेशी जो पूंजीवादी देश थे, पूंजीवादी देश, पूंजीवादी देशों ने क्या किया, भारत में जो सक्षम मध्यम वर्ग था, कौन था, सक्षम मध्यम वर्ग था, इस सक्षम मध्यम वर्ग को अपने निशाने पे लिया और इस सक्षम मध्यम वर्ग को व्यापारिक क्रिया या व्यापारिक क्रियाओं की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए व्यापारिक क्रियाओं की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। और इस सक्षम मध्यम वर्ग है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी नई शुरुआत के क्षेत्र में आगे बढ़ा, इसने कदम बढ़ाए, कौन से क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। और यह क्रिया क्या कहलाई, वैश्वीकरण। और इस वैश्वीकरण से अब उदारीकरण आया, तभी वैश्वीकरण आया, ये और ध्यान रखना, क्योंकि प्रतिबंध लग रहे थे आयात निर्यात में, तो वैश्वीकरण आने का कोई मतलब ही नहीं था। तो उदारीकरण आया, तब देश के पूंजीवादी देशों ने हमारे देश के जो व्यापारी थे उन व्यापारियों से संपर्क साधा और व्यापारिक क्रियाओं को शुरू किया। ये जो उदारीकरण था इसने देश की अर्थव्यवस्था में काफी कुछ बदलाव किया। इस उदारीकरण के साथ ही आपकी दूसरी क्रिया, उदारीकरण के साथ ही आपकी दूसरी क्रिया जो आई थी वो थी निजीकरण। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण, ये निजीकरण की जो क्रिया आई उसमें सबसे मेन बात है कि जो अर्थव्यवस्था थी
उस अर्थव्यवस्था के सेक्टर को, किसके सेक्टर को, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सार्वजनिक की तुलना में, वेटेज ज्यादा किसका था पहले, 1990 से पहले सार्वजनिक क्षेत्र का, तो सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को ज्यादा वेटेज दिया गया और निजी क्षेत्र पे क्या किए गए, प्रतिबंध हटा दिए गए। निजी क्षेत्र में क्या कर दिए गए, प्रतिबंध हटा दिए गए। जो प्रतिबंध लगा रखे थे उन प्रतिबंधों को हटाया गया और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम किया गया। इसमें जो निजीकरण है उसमें जो राज्य है या सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो निजी क्षेत्र में जो परिसंपत्तियां निर्मित होती है, निजी क्षेत्र के जो भाग है उनके विकास के लिए काम करने लगे। कब, 1991 के बाद, यानी औद्योगिक नीति 1991 के बाद निजीकरण की जो क्रिया है वो सामने आई। इसमें स्वामित्व क्या हुआ, स्वामित्व क्या हुआ, निजी हुआ, और प्रतिबंध है या नियंत्रण है वो क्या कर दिए, हटा दिए। प्रतिबंध या नियंत्रण क्या कर दिए, हटा दिए गए। अब इसमें 1991 में निश्चित किया गया कि भाई निजी क्षेत्र में कोई कंपनियां जा रही है तो पहले क्यों नहीं गई थी, पहले कंपनियां क्यों नहीं गई थी, और 1991 के बाद कंपनियां निजी क्षेत्र में क्यों गई, इसके लिए क्या कारण थे कि ये कंपनियां गई। तो पहले जितनी भी कंपनियां थी उनमें लाइसेंस व्यवस्था थी। क्या थी, लाइसेंस व्यवस्था थी। और 1991 के बाद अधिकांश कंपनियां थी, अधिकांश जो सेक्टर थे, अधिकांश क्षेत्र थे, उनको क्या कर दिया गया, लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। अब लाइसेंस मुक्त किया गया तो कुछ सेक्टर ऐसे थे जिनको लाइसेंस युक्त रखा गया, उन सेक्टर में आप ध्यान रखना, बाकी को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। चाहे वो निर्माण सेक्टर है, चाहे वो घरेलू वस्तु उत्पादन है, कुछ भी है, उनको क्या कर दिया, लाइसेंस मुक्त। अब लाइसेंस मुक्त करने से क्या हुआ, क्या फायदा हुआ कि जो उत्पादन या कंपनी स्थापित करने के लिए जितना पैसा लगता था उतने से ज्यादा पैसा तो लाइसेंस के लिए उनको देना पड़ता था। वो चाहे वो भ्रष्टाचार की क्रिया हो, चाहे XYZ कोई भी क्रिया हो सरकारी, उसके लिए तो वो जो कंपनी है वो अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए 10 बार सोचती थी। अब लाइसेंस की क्रियाओं में कौन कौन से उद्योग रखे गए, तो सबसे पहला परमाणु उद्योग, आपका रेलवे सेक्टर इसमें रखा गया। इसके अलावा औषधि, रसायन उद्योग, आपके रक्षात्मक जो क्षेत्र है उनको इसमें रखा गया। साथ ही साथ आपके रक्षात्मक क्षेत्रों के बाद में विस्फोटक सामग्री वाला उद्योग, वो भी इसके अंतर्गत रखा गया। तो ये काफी उद्योग है वो किसके अंतर्गत रखे गए, लाइसेंस वाले। आज भी इन उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। तो ये कुछ लाइसेंस वाले उद्योग है, इनको रखा गया और बाकी को क्या कर दिया गया, निजीकृत कर दिया गया। और इस निजीकरण में सबसे मेन बात तो है कि सरकार चाहे या राज्य चाहे, निजीकरण में देखें तो सरकार या राज्य है, अगर चाहे तो वह अपनी संपत्ति का या अपने जो उद्योग है उसका एक भाग, अपने उद्योग है या अपनी जो क्रियाएं हैं उनका एक भाग कौन से सेक्टर का, सार्वजनिक सेक्टर का एक भाग है वो निजी क्षेत्र में दे सकता है, निजी क्षेत्र में दे सकता है। ये सरकार या राज्य का अधिकार है कि सार्वजनिक सेक्टर का एक भाग वह निजी क्षेत्र में दे सकता है, चाहे नियंत्रण उसका हो लेकिन एक भाग वो निजी क्षेत्र में दे सकता है। और इस एक भाग के देने के पीछे क्या काम करता है, सरकार की नीतियां काम आती है। सरकार की नीतियां काम आती है, सरकार के कानून व्यवस्था को साथ लिया जाता है और ये निजी
सेक्टर के अंदर किसको दिया जाए, कौन से भाग को दिया जाए, ये सारा निर्णय कौन करेगा, सरकार की नीतियां करती है। अब निजीकरण से क्या हुआ, क्या लाभ हुआ निजीकरण से? तो निजीकरण से पहला लाभ तो है वो आपके निजीकरण का जो पहला लाभ है, एक तो उत्पादन में वृद्धि हुई। क्या हुई? उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई। साथ ही तकनीकी का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ। साथ ही गुणवत्ता में बदलाव आया और वैश्वीकरण की व्यवस्था, वैश्वीकरण की स्थिति है वो और भी तेज हुई, विश्व व्यापार का स्तर बढ़ा। इसके अलावा क्या हुआ, जो आपके राजकोषीय अनुशासन है, राजकोषीय अनुशासन है, उसको भी कायम करने में क्या मिली, सहायता मिली। किसके कारण? निजीकरण के कारण, निजीकरण के कारण, निजीकरण के कारण। निजीकरण जो उद्योग है उनका विकास हुआ, निजीकृत उद्योगों का विकास हुआ, तो ये क्रिया हमारे सामने आई। तो समझ में आ गया, अर्थव्यवस्था के सेक्टर को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा, निजीकरण कहलाएगा। अब हम अंतिम बात जो जानते हैं वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण वैश्वीकरण क्या है कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है, यानी देश की अर्थव्यवस्था कैसी, घरेलू, घरेलू अर्थव्यवस्था को, घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, साथ जोड़ना, ये क्या है आपका वैश्वीकरण है। घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ये क्या है आपका वैश्वीकरण है। और वैश्वीकरण के अंतर्गत देखें तो देश जो है वह अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने जो वस्तुएं हैं उनको बाहरी क्षेत्रों में बेचता है और बाहरी वस्तुओं को क्या करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार आयात करता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती है। फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और देश का विकास संभव होता है। अब इसमें हमें क्या क्या फायदा हुआ? इसमें हमें फायदा हुआ कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, जो अपना देश है, देश को विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक क्रिया करने का एक अवसर प्रदान हुआ, प्राप्त हुआ। और ये अवसर जो मिला, उस अवसर के कारण क्या क्या बदलाव आया? एक तो जो वस्तुएं थी, उन वस्तुओं का जो स्वतंत्र प्रवाह है वो होने लगा। सेवाओं का जो सेवा सेक्टर है उसमें सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह होने लगा। बाजार निर्मित हुए, हमारे देश के बाजार दूसरे राष्ट्रों में, दूसरे देश के बाजार हमारे राष्ट्रों में क्या हुए, निर्मित हुए। विदेशी जो निवेश है उसकी जो आधारशिला रखी गई, विदेशी निवेश की जो स्वतंत्र प्रवाह की प्रक्रिया है वो क्या हो गई, आरंभ हो गई। साथ ही साथ जो श्रम है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम है, उसकी व्यवस्था भी क्या हुई, आरंभ हुई। हमारे देश के लोग भी गए सेवा करने। सेवा का मतलब है जो वेतन भोगी क्रियाओं के अंदर गए अलग अलग क्षेत्रों में, और दूसरे देशों से भी लोग हमारे क्षेत्रों में आए। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, यही सबसे मेन है। आपके वैश्वीकरण के कारण प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी का क्या हुआ, विकास हुआ। तकनीकी के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का प्रवाह है, जो एजुकेशन है उसका प्रवाह भी किसके माध्यम से हुआ, आपके वैश्वीकरण के माध्यम से हुआ। और जो देश है उन देशों के मध्य एक ऐसी क्रिया उत्पन्न हुई जिससे देशों के मध्य
आपकी जो अर्थव्यवस्था का जो सेक्टर था, अर्थव्यवस्था का स्वरूप था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, मजबूत होने लगा। अब आगे क्या परिवर्तन हुए, इस क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर क्या परिवर्तन किए गए, तो वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों ने क्या बनाए, प्रादेशिक व्यापार समूह बनाए। प्रादेशिक व्यापार समूहों का गठन किया। क्या किया, प्रादेशिक व्यापार समूहों का गठन किया। और ये प्रादेशिक व्यापार जो समूह बने, इन समूहों ने देशों के मध्य व्यापारिक क्रियाओं को तो बढ़ाया, साथ ही साथ सेवा सेक्टर है या बाजार है, उनको भी क्या किया, वर्धित किया। और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इन देशों ने काम किया। साथ ही साथ देशों के मध्य जो व्यापारिक झगड़े हैं, उन झगड़ों का भी निपटान किया। झगड़ों को भी क्या किया, सही किया। और साथ ही देशों के मध्य जो व्यापारिक जो वस्तुएं थी, उनका निर्धारण भी किया। आज ये वैश्वीकरण की क्रिया क्यों आरंभ हुई और क्यों विकसित हो रही है, क्योंकि पूरे विश्व स्तर पर उदारीकरण की व्यवस्था लागू हुई है। और इस कारण से पूरे वैश्विक स्तर पर आपकी प्रादेशिक व्यापारिक क्रियाओं का विकास हुआ है। वर्तमान में जो विश्व स्तर पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, जो आपके 1948 में जनरल एग्रीमेंट टेरिफ और ट्रेड के रूप में बना था, एक सामान्य व्यापारिक समझौते के रूप में बना था। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स के बाद ये जो एक समझौता था, वह WTO विश्व व्यापार संगठन में कन्वर्ट हो गया। 1 जनवरी 1995 से ये व्यापार संगठन है काम कर रहा है। वर्तमान में इस व्यापार संगठन के 164 देश हैं। कितने हैं, 164 देश है, जिसमें भारत भी एक सदस्य है। और ये व्यापार संगठन है विश्व स्तर पे देशों के मध्य व्यापारिक झगड़ों का निपटान करता है, वस्तुओं का निर्धारण करता है। और सर्वाधिक जो अनुकूल राष्ट्र है, चाहे उनके मध्य या दूसरे राष्ट्रों के मध्य, व्यापार तो अनुकूल राष्ट्रों के मध्य होता है, लेकिन व्यापारिक झगड़ों का निपटान करता है और देशों के अंदर व्यापारिक क्रियाओं को बढ़ाने का कार्य करता है। कौन, आपका विश्व व्यापार संगठन। तो भारत में आर्थिक सुधार के लिए 1991 की नीति को प्रमुख माना गया है। 1991 की नीति में 3 सुधारात्मक कार्यक्रम हैं। एक तो वैश्वीकरण है, एक निजीकरण है और उदारीकरण है। तीनों क्रियाएं हैं 1991 में आई, 1991 में आई। और 1991 से इन क्रियाओं के माध्यम से देश के आर्थिक सुधार को, आर्थिक जो क्रियाएं हैं, उनको नई गति मिल रही है। तो विद्यार्थियों, आज हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी आर्थिक सुधार की क्रिया को जाना। अगले वीडियो में अगले स्वरूप को पढ़ेंगे। धन्यवाद।